मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, मार्केट सब कुछ बंद है, लेकिन पिछले हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग था। जो पहले मार्केट में गिरावट आई थी कि कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रहा है, वो सब रिकवरी हो गई। ये तो वायलेंट विप्लैश हो रहा है कि मार्केट में ऊपर नीचे आने की। लेकिन उसी समय मैंने बताया था कि भारत की मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसीलिए कि क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसे लगाए हैं और इसका कारण ये है कि बैंक डिपॉजिट्स में रिटर्न नहीं मिल रहा है। अगर बैंक पैसा डिपॉजिट चाहता है, उनको इन्फ्लेशन के ऊपर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन कोई भी बैंक देने के लिए तैयार नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है कि पैसे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में जा रही है और दूसरी तरफ जा रही है म्यूचुअल फंड्स में। अभी खबर आई कि म्यूचुअल फंड्स के पास 1,70,000 करोड़ का कैश पड़ा है। इसमें आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का लगभग 33,000 करोड़ और पराग परेग फंड्स के पास लगभग 1 लाख करोड़ पड़ा है। टॉप 5 म्यूचुअल फंड के साथ 1,70,000 करोड़ है। तो अगर ये मार्केट में डिप्लॉय होता है तो मार्केट का लेवल बराबर होएगा। सो इससे मार्केट नीचे ड्रामेटिकली नीचे आने का कोई संभावना नहीं है। जब तक रिटेल इन्वेस्टर खुश है और सिप के जरिए और पैसा डालता रहेगा तो ये मार्केट अभी तक नीचे नहीं आएगा, अनलेस संभावना कोई बड़ा घटना घटे इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट में। लोग बोलते हैं कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैंने पहले दिन ही आपको बोल दिया, इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन स्लो बर्न का इम्पैक्ट होगा। लोग लगातार स्टोरीज आते रहेंगे। आज बिजनेस स्टैंडर्ड में एक ओल्ड टाइम सेबी डायरेक्टर ने कहा है, उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि मैडम के पास पहले ऐसा कोई ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स था। सो स्टोरी बहुत लंबा है। अभी तक ट्रेलर ही हुआ है, पिक्चर अभी तक नहीं आई है। जैसा मैंने आपको बताया कि टाटा कंज्यूमर के एक सब्सिडरी के पास टाटा स्टारबक्स का राइट्स है इंडिया में स्टारबक्स शोरूम खोलने का। अभी तक 440 कॉफी स्टारबक्स स्टोर्स खोल चुके हैं और हर 3 दिन एक स्टारबक्स खोलने का प्लान है। 2028 तक भारत में 1000 स्टारबक्स खोल जाएंगे। इसके कंपटीशन में थर्ड वेव कॉफी और टिम हॉर्टन आ चुके हैं। लेकिन थर्ड वेव कॉफी में अभी न्यूज़ आया है कि लेडीज की शौचालय में किसी ने कैमरा रख के वीडियो टेप कर लिया है। ऐसे न्यूज़ आने से इस रेस्टोरेंट का कंपनी का जो नाम है वो खराब हो जाता है। और थर्ड वेव तो पीई बैक फंड्स है। एक समय के बाद पीई फंड्स को एग्जिट चाहिए, तो पीई फंड्स कितना टाटास के साथ मुकाबला करेगा वो भी हमको देखना चाहिए। अभी सुनील डिसोजा ने साहब ने बोला है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा कंज्यूमर की, जो चेंज हुआ है स्टारबक्स में उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इंडिया का वेंचर टाटा सी कंट्रोल कर रहे हैं। आपको शायद याद होगा, अगर आपके पास लेगेसी होल्डिंग है टाटा कंज्यूमर का, अभी एक राइट्स इश्यू ओपन है। ये राइट्स इश्यू 19 अगस्त तक ओपन है और अगर आपके पास राइट्स एंटाइटलमेंट है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सटेंशियल डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। लोग अनेक बार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा बैंक्स वीक हो रहे हैं, जो स्पेसिफिकली साउथ इंडियन बैंक और आईडीएफसी बैंक, जिसको मैंने कंसिडर करने के लिए बोला है। इसमें प्रॉब्लम सीधा सीधा ये है कि बैंक्स को डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे हैं, डिपॉजिट कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं और इसके कारण उनका जो क्रेडिट एक्सपेंशन है वो भी स्लो हो रही है।
आईडीएफसी बैंक का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उनका नेट एनपीएस थोड़ा ऊपर गया है क्योंकि उन्होंने प्रोएक्टिवली कुछ प्रोविजंस किए हैं। ये प्रॉब्लम्स तमिलनाडु के कारण में है क्योंकि पिछले 6 महीने के पहले तमिलनाडु में एक हफ्ते में 2 डिस्टिंक्ट पोर्शंस में फ्लड्स हुआ था। पहले चेन्नई में फ्लड्स हुआ था, उसके बाद साउथ तमिलनाडु में फ्लड्स हुआ जिसमें भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान को के बाद बहुत सारे जो असेट्स जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जिसको आईडीएफसी ने फाइनेंस किए हैं, वो नुकसान हो गए हैं और उस पैसे को रिकवर करने के लिए उनको वक़्त ले रही है। वैसे ही मनप्पुरम फाइनेंस में भी वही प्रॉब्लम है जिसके कारण एनपीएस बढ़े। ₹227 में ट्रेड कर रहा हुआ मनप्पुरम लगभग 10% करेक्ट होके अभी ₹200 के पास-पास आ गया है। नंदकुमार साहब जो ओनर है मनप्पुरम के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कारण थे, हीट वेव, जनरल इलेक्शंस, फार्मर्स एजिटेशंस जिनके कारण उनके एनपीए बढ़े हैं, इस साल ग्रेजुअली उनको ठीक करवा देंगे और जो क्रेडिट ग्रोथ होगा वो मॉडरेट हो जाएगा। इसी कारण सारे फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स की स्टॉक्स प्रेशर में हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर को अप्रूवल दे दी है आरबीआई ने। ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और क्रेडिट ऑपरेशंस के चीफ थे। उनको तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक सौंपा गया है। उनका नाम शायद कृष्णन होगा, नाम मुझे ठीक-ठाक याद नहीं है। इन सब के कारण तमिलनाडु मर्केंटाइल का बैंक का प्राइस बहुत ऊपर नहीं गया, अभी बुक वैल्यू का इक्वल ही है और उनका इक्वल कंपनीज 2 टाइम्स बुक ट्रेड हो रही हैं। लेकिन जब तक ओनरशिप इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाते, केस सेटल नहीं होता, ये फाइट लगातार जारी रहेगा और शेयर का दाम बहुत ऊपर नहीं जाएगा। आप लंबे रेस के लिए बैठे हो तो आपको वेटिंग का 10 साल की वेट कर सकते हो, तो आप तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो नहीं। किसी ने मुझे पूछा है कि क्या हम टाटा स्टील को ₹142 में कंसिडर कर सकते हैं। मेरा ख्याल यही है कि ₹142 में टाटा स्टील बहुत कॉस्टली है और उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। टाटा स्टील में फंडामेंटली 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम है कि मिनरल टैक्स लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया है और अगर ये मिनरल टैक्स पास हो गया तो लगभग 17,000 करोड़ टाटा स्टील को देना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट की कोलैप्स होने के कारण स्टील का डिमांड नहीं है और स्टील का डिमांड कोलैप्स होने से चाइनीज सप्लायर्स स्टील को बहुत सस्ती दाम में दुनिया भर बेच रहे हैं। इसके कारण टाटा स्टील में भारत में भी स्टील का दाम बहुत कम रियलाइजेशन में बेचना पड़ रहा है और वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। अभी इंग्लैंड में भी लेबर गवर्नमेंट ने अभी तक वो 500 मिलियन पाउंड बेल आउट प्रोग्राम पास नहीं किया, ये भी ओवरहैंग है। इस समय टाटा स्टील जो प्लांट है उड़ीसा में उससे बड़ा कर रहे हैं, उसी समय नीलाचल प्लांट में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो भूषण स्टील को उन्होंने खरीदा उसमें भी इन्वेस्टमेंट चालू है, तो वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। मिनरल टैक्स भी लग रहा है और उनको रियलाइजेशन भी नहीं मिल रहा है। इन 3 कारणों से टाटा स्टील का दाम और नीचे आ सकता है, लगभग 20-30% नीचे आ सकता है। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। किसी ने पूछा है मैं स्टॉक मार्केट का बिगिनर हूँ, मैं क्या पुस्तक पढ़ सकता हूँ? मैंने आपको आई बोल दिया है, पीटर लिंच का 3 बुक्स हैं, लर्न टू अर्न, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और बीटिंग द स्ट्रीट। इनसे आप स्टार्ट कीजिए। किसी ने पूछा है ओला में स्पेशल लॉन्च हुआ, बहुत धमाकेदार लॉन्च हुआ है, क्या हम अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं? मैं आपको अनेक बार बोल चुका हूँ, आप आती हुई गाड़ी के सामने 10 या ₹20 लेने की कोशिश मत करो। एक समय ना एक समय ट्रैक में आप फँस जाओगे और रेलगाड़ी आपको ख़त्म कर देगी। तो ये छोटे-मोटे प्रॉफ़िट्स के लिए हम मार्केट्स में नहीं हैं, हम में लंबे रेस के घोड़े खेल रहे हैं। हम एक बिज़नेस में निवेश कर रहे हैं, हम स्टॉक खरीद कर बेच नहीं रहे हैं।
आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।